अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स। यानी कि वो फ्लूइड जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, जो कि डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो फ्लूइड जो सेल के बाहर होता है, और एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के हमने फिर फर्दर 5 कैटेगरीज पढ़ ली थी पिछले लेक्चर में, और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कितने क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारे पास होते हैं ऑलमोस्ट 45%, जबकि रेस्ट होता है हमारे पास इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये दोनों कंबाइन होकर हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स बनाते हैं, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड द सेल, इंट्रा मीन इनसाइड द सेल। अब हमने यहाँ पर ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत सारी ट्रांसपोर्ट में मदद देगा। ठीक है, उनको समझने के लिए कि हमारे पास ब्लड रेगुलेशन किस तरह होती है, एक सेल से दूसरे सेल में क्यों ब्लड वाटर जाता है या कोई और मिनरल की मूवमेंट हो रही है, तो कैसे हो रही है सॉल्यूट्स की मूवमेंट। तो इन सब को स्टडी करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पता हो। सो दीज आर द कंसंट्रेशन of body fluids. Now the first topic is osmolality. ऑस्मोलैलिटी कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर पैदा करने की सलाहियत। ठीक है, द एबिलिटी टू क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर। To create osmotic pressure. Second, we have related to osmolality is osmolarity. It tells about the concentration of the osmotic particles. यानी कि जितना भी हमारे पास सॉल्यूट मौजूद है सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोटिक पार्टिकल्स मीन सॉल्यूट जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। थर्ड आता है हमारे पास टोनिसिटी। टोनिसिटी टोनिसिटी मीन्स कि जितना भी हमारे पास मोलैलिटी है वो इफेक्टिव है या नहीं। अगर इफेक्टिव होगी तो वो टोनिसिटी कहलाएगी, और अगर वो इफेक्टिव नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो एक ही जो हमारे पास कंटेनर होगा उसी में रहेगी, मूवमेंट नहीं कर पाएगी, तो उसे हम इनइफेक्टिव मोलैलिटी ऑस्मोलैलिटी कहेंगे। ठीक है, इफेक्टिव ऑस्मोलैलिटी। अब इफेक्टिव ऑस्मोलैलिटी कहाँ पर यूज़ होती है? ये हमारे पास आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यूज़ होती है। हम अभी स्टडी करते हैं कि वो कैसे यूज़ होती है, कैसे जो है ना हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑस्मोटिक effective osmolality we have 3 types. Number 1 is isotonic, number 2 hypertonic, and number 3 hypertonic. So these are the 3 tonicity characteristics: isotonic, hypertonic and hypotonic. तो जो हमारे पास आइसोटोनिक है, इनमें दोनों साइड की जो इफेक्टिव ऑस्मोलैलिटी है वो सेम होती है, सेम इफेक्टिव ऑस्मोलैलिटी। हाइपरटोनिक में हमारे पास जो एक साइड है उसकी हमारे पास ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि वन साइड हैव ग्रेटर इफेक्टिव ऑस्मोलैलिटी, और हाइपोटोनिक में हमारे पास एक के पास लेस होती है। ठीक है, लेसर इफेक्टिव ऑस्मोलैलिटी जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम कंसीडर करेंगे उसके पास लेस होगी। ठीक है, जब भी हम सोल्यूशन स्टडी करेंगे जाहिर सी बात है तो दो सोल्यूशन होंगे हमारे पास, तो अगर एक की ग्रेटर है तो एक की ऑब्वियसली कम होगी। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली बात की जाती है कि दिस सब्सटेंस इज हाइपोटोनिक टू दैट एंड दिस इज हाइपोटोनिक टू दैट, वाइस वर्सा। ठीक है ना,
तो ये हमारे पास दो चीज़ों के दरमियान होता है, तो ऐसी बात है एक के बारे में नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक रिलेटिव चीज़ है, एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है। अब जो है ना, ये जो टोनिसिटी है ये क्या करती है, प्रेशर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। प्रेशर इस तरह से प्रोड्यूस करती है कि हमारे पास जितना भी बॉडी का मैकेनिज्म है, फ्लूइड मैकेनिज्म, तो वो एक खास किस्म के प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उनमें हमारे पास तीन मेन टाइप्स हैं, एक की सब टाइप ही हम अगर अलग पढ़ा जाते हैं उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सबसे पहला ऑस्मोटिक प्रेशर, देन वी हैव oncotic pressure, and then we have hydrostatic pressure. जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे पास, ये वो प्रेशर है जो कि ऑस्मोटिक पार्टिकल्स ने प्रोड्यूस किया था, ठीक है, ड्यू टू ऑस्मोटिक पार्टिकल्स, इट इज द प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोटिक पार्टिकल्स। अब यही ऑस्मोटिक प्रेशर यानी यही ऑस्मोटिक पार्टिकल्स अगर ब्लड के अंदर होंगे, तो ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, जो ग्लोब्यूलिन है, एल्बुमिन है, फिब्रिनोजन है, उनमें सबसे ज़्यादा रोल एल्बुमिन का होता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन, और स्पेशली कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो हमारे पास वो प्रेशर होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्लूइड, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड का फ्लो कैसा है, तो वो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को डिस्क्राइब करता है कि अगर ज़्यादा है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर कम है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास कम होगा। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्लो के बारे में बताता है, इररिलेवेंट टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है। अब देखो जो हाइपरटोनिक है ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं इधर एक बीकर बनाऊं, ठीक है, that is connected to another beaker through a semi-permeable membrane. Let's suppose इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो गई हमारे पास ज़्यादा, और इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन है हमारे पास थोड़ी सी कम, यानी कि सॉल्यूट की तादाद ज़्यादा है। अब ये वाला जो है हमारे पास पर्टिकुलर जी क्या है हमारे पास, हाइपोटोनिक, और ये वाला क्या है हमारे पास, हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है हमारे पास, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और हाइपोटोनिक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। अब जो वाटर के यहाँ पर क्या लगे हमारे पास, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा है इसमें, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, विच हैव हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये ए ये बी, ठीक है ना, आपने फिर इसे बताना है कि इसमें से किसका है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि किसका है और कैसे मूवमेंट होगी। विच विल काज ऑस्मोसिस, विच विल काज ऑस्मोसिस, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका भी पता होगा कि विच विल स्टॉप ऑस्मोसिस या प्रिवेंट ऑस्मोसिस, कौन सा जो है ना हमारे पास ऑस्मोसिस को स्टॉप करेगा या कौन सा जो ऑस्मोसिस को हमारे पास प्रिवेंट करेगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर किस चीज़ का ज़्यादा है, कौन सा ऑस्मोसिस काज करेगा और कौन सा ऑस्मोसिस कम करेगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था हमारे पास, ड्यू टू ऑस्मोटिक पार्टिकल्स। और एक और बात कि ऑस्मोटिक प्रेशर प्रिवेंट्स ऑस्मोसिस, ये बात याद रखना। इट इज़ एक पॉइंट ये कि इट इज़ ड्यू टू ऑस्मोटिक पार्टिकल्स, एंड सेकेंड पार्ट ये है कि इट प्रिवेंट्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलवेज प्रिवेंट्स ऑस्मोसिस, ठीक है। अब इस
जो हमारे पास पॉइंट है इसको मद्देनज़र रखते हुए आप इसको एक्सप्लेन करना कि किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे। अगर आपसे नहीं हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आराम से। अभी हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास लेट्स सपोज ब्लड वेसल्स है तो उनके अंदर किस तरह से जो है ना सब्सटेंसेस ट्रेवल करते हैं और जो फ्लूइड है वो किस तरह से मेंटेन रहता है, तो वो हम इस पोर्शन में करते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास बॉडी फ्लूइड मौजूद है, अलग अलग कैटेगरीज में मौजूद है, ठीक है। अगर हमारे पास हम कंपेयर करें कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वर्सेस oncotic pressure, oncotic pressure is the pressure induced by plasma proteins, ठीक है। ये हमारे पास अब टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वर्सेस ऑनकोटिक प्रेशर। फर्स्ट केस है हमारे पास, मैं इधर ब्लड वेसल बना लूँ। फर्स्ट केस में मैं इधर पहले लिख लेता हूँ कि क्या केस है हमारे पास। लेट्स सपोज हम कंसीडर करते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑनकोटिक प्रेशर, व्हाट विल हैपन टू फ्लूइड, ठीक है। इन ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूँ मैं, इधर ब्लड वेसल बना लूँ। ये हमारे पास ब्लड वेसल है एक, उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है और ऑनकोटिक प्रेशर कम है, तो वाटर क्या करेगा, वाटर बाहर आएगा, ठीक है। H2O विल कम आउट और क्या हो जाएगी हमारे पास, एक टाइप का एडिमा हो जाएगा, यानी वाटर विल एंटर इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज और ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा। सेकंड केस है हमारे पास कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा ऑनकोटिक प्रेशर से, तो फिर क्या होगा इन ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये बात याद रखना, इन ब्लड वेसल्स। अब इस केस में क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है तो फिर वाटर क्या आएगा, अंदर आएगा। क्यों आएगा वो हम अभी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। H2O H2O, ठीक है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर पानी ज़्यादा आ जाएगा और टिश्यू से आएगा, ठीक है, फ्रॉम टिश्यू इनटू द ब्लड वेसल्स। थर्ड टाइप आती है हमारे पास कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल है, ठीक है, ना मतलब ज़्यादा हुआ है ना कम हुआ है, और ऑनकोटिक प्रेशर जो ब्लड का है वो ग्रेटर है ऑनकोटिक प्रेशर टिश्यू के। टिश्यू इस केस में क्या होगा हमारे पास, ये इधर ब्लड वेसल है, अब ऑनकोटिक प्रेशर ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो वाटर नेट मूवमेंट जो होगी वो क्या होगी, इनटू द ब्लड वेसल फ्रॉम टिश्यूज। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर है नॉर्मल और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ब्लड का ज़्यादा किसी से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू से, तो नेट मूवमेंट क्या होगी वाटर की, आउटसाइड द वेसल्स, यानी कि अगेन एडिमा हो जाएगा। अब यहाँ से हमें दो मेन पॉइंट्स मिलते हैं। पहला कि व्हेन ऑनकोटिक प्रेशर इज हाई it attracts water, and when hydrostatic pressure is high it repels water। ठीक है,
तो ये जो है ना हमारे पास मेन चीज़ है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो वो वाटर को रिपेल करेगा, और अगर ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा। यही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि देखो अगर हमारे पास यहाँ पर कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, यानी कि ऑनकोटिक प्रेशर कम है। ऑनकोटिक प्रेशर किसकी वजह से था, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। प्लाज्मा प्रोटीन की तादाद कम होगी तो वाटर क्या करेगा, लीव कर जाएगा, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे बाहर आ जाएगा। इसी तरह अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास कम होगा, इसका मतलब है अनकोटिक प्रेशर ज़्यादा है। अनकोटिक प्रेशर किस चीज़ की वजह से था, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से, यानी कि वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक था, और हमेशा जो फ्लूइड है वो हाइपर से किधर जा रहा है, हाइपर में यहाँ पर इस केस में आया। ठीक है, यही सिचुएशन यहाँ पर सब चारों सिचुएशन में एक ही फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है किस जगह पे, तो वो वाटर को वहाँ से रिपेल करता है, और अगर अनकोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। जिस तरह इस केस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा था, किस चीज़ में ज़्यादा था, ब्लड वेसल में, तो ब्लड वेसल से वाटर को रिपेल किया गया। इस तरह इस केस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है, तो फिर ये ब्लड वेसल्स में से हाइड्रो वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कराएगा। और अनकोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो इसने यहाँ पर क्या करा है, अट्रैक्ट, और यहाँ पर कम है तो फिर इसने कुछ नहीं किया, क्योंकि इसके मुकाबले में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा था, क्योंकि उसके अमाउंट या उसका जो प्रेशर है वो उससे काफ़ी गुना ज़्यादा था। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए ये क्वेश्चन है कि विच of the following beaker will have highest oncotic pressure or osmotic pressure, and which will be cause osmosis, which will prevent or stop osmosis। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।